चले जी, हम एक और कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए, कंपनी के पास जो एसेट्स मौजूद है ना, मैं इनको नाम देता हूं जी, ये कंपनी के रिसोर्सेज हैं। ठीक है जी, ये रिसोर्सेज आए कहाँ से? सर ये रिसोर्सेज आए वो डिफरेंट सोर्सेज से हैं। अच्छा, डिफरेंट सोर्सेज का मतलब सर कुछ इक्विटी होल्डर्स ने पैसा दिया कंपनी को, शेयर होल्डर्स ने, कुछ कंपनी ने बैंक से लोन लिया या डिबेंचर इशू किए, लेकिन कुछ ऐसे कंपनी के पास सोर्सेज हैं जिसपे कंपनी ने से मिसाल के तौर पर क्रेडिटर्स से सामान लिया। ठीक है जी, ये क्रेडिटर्स हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज जिनको आप कहते हैं, क्रेडिटर्स कहते हैं। सीधी सी बात है सर, मेरे पास जो भी इक्विटी होल्डर है उसने जो मुझे पैसा दिया और सर जो पैसा उसका बनता था प्रॉफिट का और वो नहीं लेके गया, री इन्वेस्ट कर दिया, तो इन दोनों पे वो मुझसे क्या मांगेगा? वो कहेगा जी मेरी ये इन्वेस्टमेंट है, मुझे इस पर डिविडेंड चाहिए। ठीक है जी। इसी तरह सर मेरे पास लॉन्ग टर्म डेट एक ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसपे मुझे इंटरेस्ट पे करना होता होगा। ऐसा यानी कंपनी को ये जो एसेट्स है फ्री में नहीं मिले हुए, इस पे कंपनी ने या तो डिविडेंड देना है या कंपनी ने इंटरेस्ट देना है। लेकिन सर ये वो मासूम लोग हैं जो कंपनी से कोई सूद चार्ज नहीं करते। यानी सर जब आप क्रेडिटर से सामान लेते हैं तो सर आपको 2-2.5 महीने में 3 महीने में पैसे देने होते हैं, इस पर कोई सूद चार्ज नहीं करता आमतौर पर क्रेडिटर। तो सर आमतौर पे हम ये कहते हैं जनाब हमारे पास जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हैं या जो क्रेडिटर्स हैं, दीज आर कॉस्ट फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस। ऐसा ये हमारे पास क्या होते हैं? कॉस्ट फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो मुझे एक बात बताएं, वो सोर्स ऑफ फाइनेंस जिसकी कोई ना कोई कॉस्ट हो, जैसे मेरे पास सर इक्विटी है, जैसे मेरे पास सर लॉन्ग टर्म डेट है, तो सर ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऐसे हैं जिसपे कंपनी को या तो डिविडेंड पे करना है या कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है। तो ये क्या कहलाते हैं मेरे पास? सर ये कहलाते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड वो सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसपे आपने या तो डिविडेंड देना है या तो इंटरेस्ट देना है। सर फंक्शन हमारे सामने, कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। डन। अब बताएं सर इसको पढ़ने का सिग्निफिकेंस क्या है? सर पेपर में वो देगा आपको कैपिटल एम्प्लॉयड और उस पर रेशियो देगा, इसमें डेट इतना इक्विटी इतनी है, उसके हिसाब से फिर आपको वैक कैलकुलेट करना पड़ेगा। आए जरा इस पर सर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। चलें जी सर, मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, आए जरा इससे वैक निकालने की कोशिश करते हैं। सर हमारे पास इस सवाल में कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है जी, हमारे पास रिजर्व्स दिए हुए हैं, हमारे पास सर प्राइस टू बुक रेशो दिया हुआ है। ये क्या होता है सर? देखिए प्राइस टू बुक रेशो आ रहा है 1.8 टाइम्स। इसका मतलब ये कि हर 1 रुपए की बुक वैल्यू की मार्केट वैल्यू है 1.8। यानी सर अगर हमारे पास इक्विटी की बुक वैल्यू 1 रुपया है तो उसकी मार्केट वैल्यू है 1.8। ठीक है जी, जितनी भी हमारे पास इक्विटी है उसकी बुक वैल्यू अगर आपके पास मौजूद है, आप उसको 1.8 से मल्टीप्लाई कर दें, आपको मार्केट वैल्यू मिल जाएगी। डन। इसी तरह सर डेट जो है वो मार्केट में 115% पे ट्रेड हो रहा है। यानी हमारे जो डिबेंचर्स हैं, अगर वो 100 रुपए का डिबेंचर है तो मार्केट में 115 रुपए का ट्रेड हो रहा है, कि हम शायद सूद ज्यादा देते हो मार्केट के मुकाबले में, तो इस वजह से हमारे डिबेंचर की भी मार्केट वैल्यू ज्यादा है। डन। सर कॉस्ट ऑफ डेट है 16% और इक्विटी होल्डर्स को 8% का प्रीमियम मिलता है ओवर एंड अबव। ओवर एंड अबव का मतलब, ओवर एंड अबव का मतलब सर जो डेट होल्डर्स कमा रहे हैं ना उससे 8% ज्यादा मिलेगा। यानी इक्विटी होल्डर्स को जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा कितने का जी? 24% का। ठीक है जी। कंपनी के टोटल एसेट्स दिए हुए हैं, कंपनी की टोटल करंट लायबिलिटीज दी हुई, करंट लायबिलिटीज। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले कंपनी के टोटल एसेट्स लेते हैं। ठीक है सर, टोटल एसेट्स आ रहे हैं मेरे पास 4 मिलियन के। इसमें से मैं हटा रहा हूं सर करंट लायबिलिटीज, कितने की जी? सर 4,80,000 की। सर मेरे पास ये बच गया अराउंड 3520,000। ये है सर मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इस कैपिटल एम्प्लॉयड के दो हिस्से हैं सर, एक मेरे पास है सर इक्विटी और जो बाकी बचेगा वो लॉन्ग टर्म डेट है। अच्छा, इक्विटी है टोटल 22 लाख रुपए की, ये दोनों मिला के अगर मैं देखूं तो। ठीक है जी, कितने की? सर 22 लाख रुपए की। तो बाकी क्या होगा सर मेरे पास? बाकी होगा सर मेरे पास लॉन्ग टर्म डेट। अच्छा देखें सर वो कितना है लॉन्ग टर्म डेट माइनस सर 13,20,000। सर मुझे दोनों चीजें पता चल गई, लेकिन ये दोनों चीजें हैं बुक वैल्यूज,
ये दोनों है बुक वैल्यूज, क्योंकि हमने ये सारे जो पर्टिकुलर्स उठाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उठाए, ठीक है जी। अब बताएं सर ये बुक वैल्यूज हैं, अब मैं निकाल रहा हूं सर मार्केट वैल्यूज। सर मेरे पास मार्केट वैल्यू इक्विटी की है सर 22 लाख इंटू 1.8, ठीक है जी। सर ये बनता है सर मेरे पास अराउंड 3.96 मिलियन। ऐसा जी। इसी तरह सर मेरे पास डेट है, ये भी सर मार्केट में थोड़ा सा प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है हमारा डेट, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त डेट होगा, ज़्यादा सूद देता होगा, डायरेक्ट दोजख की गारंटी। यह आता जी 1518,000 पक्का। अच्छा जी, माशाल्लाह जी। अच्छा जनाब, अब मैं निकाल रहा हूँ सर वैक। अब बताएं सर, मैं अगर वैक निकालने जाऊं मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे पास सबसे पहले है सोर्स, फिर मेरे पास है सर कैपिटल, फिर मेरे पास है सर रेट, और फिर मेरे पास है सर उसकी कॉस्ट, ठीक है जी। सर मेरे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मौजूद है 3.96 मिलियन, ठीक है जी। इसी तरह सर मेरे पास डेट मौजूद है कितने का जी, 1518। सर दोनों के रेट्स मेरे पास मौजूद हैं सर, इक्विटी का रेट है 24% और डेट का रेट है सर 16%, ठीक है जी। तो सर अगर मैं इनकी इनके इनके वैल्यूज़ निकालूं तो सर मेरे पास ये 242,880 आ रहा है, और सर ये मेरे पास आ रहा है 3960,000 मल्टीप्लाई 0.24, ये आ रहा है मेरे पास 950,400। और मैं अगर आपसे पूछूं सर मेरे पास टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ये कितनी आ रही है, ये आ रहा है मेरे पास सर 547,800, और सर ये मेरे पास आ रहा है अराउंड 1.193 मिलियन 280, ऐसा। अब बताएं सर अगर मैं वैक निकालने जाऊं तो सर वैक होगा मेरे पास 1193,280 डिवाइडेड बाय सर 547,800, और सर ये वैल्यू मेरे पास आएगी कोई 21.783%, ठीक है जी। ये देख लीजिएगा, ये आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड की डेफिनेशन इसमें आपको समझ आ गई, ठीक है जी। सर कैपिटल एम्प्लॉयड को एक मरतबा फिर देख लें जी। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास वो सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसकी कोई ना कोई कॉस्ट है, ठीक है जी। या तो हमें डिविडेंड देना है उस पर, या हमें उस पर इंटरेस्ट देना है सर। और सर इसको कैलकुलेट करने का रीज़न ये होता है कि बाज़ औक़ात एग्जाम में कैलकुलेट करवाता है और फिर उसको डिसमिनेट करवाता है कि जिसमें इक्विटी इतनी, डेट इतनी, और फिर इनकी मार्केट वैल्यूज इतनी, और फिर बैक निकालने के लिए आपको दे देता है। इसको अच्छे तरीके से देख लें। हम कैपिटल एम्प्लॉयड में एक छोटी सी चीज़ और ऐड कर रहे हैं, ये पहले आप वीडियो यहीं रोक के कॉपी कर लें। अच्छा जी, एक और छोटी सी हेडिंग अपने पास आपने डाल दी होगी, ऑल्टरनेटिव ऑफ कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। देखें, हम सबको एक बात पता है कि एक कंपनी के जो टोटल एसेट्स होते हैं वो बराबर होते हैं सर कंपनी की इक्विटी और कंपनी की टोटल लायबिलिटीज के बराबर, ऐसा। तो अगर मैं सर इसको इस इक्वेशन को ज़रा सा फर्दर एक्सपेंड करूं तो सर मेरे पास टोटल एसेट्स में दो चीज़ें आती हैं सर, एक करंट एसेट्स आते हैं, एक मेरे पास सर नॉन करंट एसेट्स आते हैं, ऐसा, या जिसको आप फिक्स्ड एसेट्स कहते हो, ठीक है जी। दूसरी तरफ सर मेरे पास इक्विटी है। सर मेरे पास लायबिलिटीज़ भी दो टाइप की होती हैं, दो किस्म की होती हैं करेंसी के हिसाब से। करेंसी का मतलब है करंट कितनी है सर। एक मेरे पास सर करंट लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है जी, और मेरे पास नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं, ऐसा पक्का जी। अच्छा जी, अगर मैं इसको और डिटेल में देखूं, इसको रीअरेंज करूं, तो क्या मैं कह सकता हूं सर मेरे पास करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स इक्वल्स टू, ये नॉन करंट, करंट लायबिलिटी मैं यहां ले आऊं,
करंट लाइबिलिटीज प्लस हो रही तो माइनस हो जाएगी सर, इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज, ऐसा? आपको नहीं लगता आपका ये वाला जो पोर्शन है ये बच गया है, क्या चीज़, कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐसा? कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर है किसके सर, गौर से देखिएगा, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अगर मैं करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को नेट कर दूं सर, नेट कर दूं इन दोनों को, तो सर मेरे पास एक नाम आता है सर, ये कहलाता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है जी। वर्किंग कैपिटल का पूरा जो है वो डिस्कशन है हमारे इस पूरे कोर्स में, आगे जाके हमने डिस्कस करना है उसको। क्या मैं अब ऐसे लिख सकता हूं उसको सर कि मेरे पास सर नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल बराबर है इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। तो सर आपको नहीं लगता कि ये मेरे पास एक और डेफिनेशन, एक और तरीका है वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने का, ठीक है जी। दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में वो आपको बाज़ औक़ात कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए नॉन करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल दे देते और आप कंफ्यूज होते हैं कि इन दोनों का मैं करूं क्या, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, कैपिटल एम्प्लॉयड। सर ये इसकी पूरी समरी है, अपने दिमाग में रखिएगा। इफ़ यू आर अनेबल टू ट्रेस द डाटा ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड इक्विटी, सिंपली टेक फिक्स्ड एसेट्स एंड ऐड अप द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड यू विल गेट द कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है जी। सर इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड को हमने डिटेल में डिस्कस किया, वो सोर्स ऑफ फाइनेंस जिसकी कोई ना कोई कॉस्ट हो, ठीक है जी, कंपनी को उस पर जो है वो सूद देना पड़ता हो या डिविडेंड देना पड़ता हो, कैपिटल एम्प्लॉयड है। जानना इसलिए ज़रूरी है कि इन दोनों का टोटल बराबर होता है हमारे पास इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट के। और सर यही हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं जिससे हम वैक कैलकुलेट करते हैं, तो एग्जामिनर आपसे वैक कैलकुलेट करवा सकता है इस तरह का डाटा देके। और ये भी याद रखिएगा कि फिक्स्ड एसेट्स और वर्किंग कैपिटल की अगर फिगर दे दे तो इन दोनों को ऐड करके भी वर्किंग कैपिटल की फिगर ही निकलेगी, लेकिन वो बुक वैल्यू होगी। फिर आप इसको टुकड़े करके इसमें से आप मार्केट वैल्यूज़ वगैरह का हिसाब किताब लगा के वैक निकाल सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। सर अगली हमारी एक छोटी सी ब्रीफ सी वीडियो है रिस्क और रिटर्न की, वो हम देखते हैं और सर फिर आज की पहली क्लास हम ख़त्म करते हैं।